नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एनके सर बायोलॉजी क्लासेस में आपको हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर 11th की एनसीईआरटी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, जो कि नीट 2025 के जो एग्जाम देंगे बच्चे उनके लिए बेनिफिशियल है। आगे भी जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे बायोलॉजी उनके लिए भी बेनिफिशियल है। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बाय एनकेएस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। देखो यहाँ बात करें तो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सूत्रकणिका, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। सूत्रकणिका को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। मतलब इसे हम विशेष अभिरंजन से अभिरंजित करते हैं और फिर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन, और ये हमारी बॉडी का क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। पावर हाउस बोलते हैं इसे, एटीपी मील भी बोलते हैं। एटीपी का फॉर्मेशन यही होता है जिसके कारण हमें एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी से मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ या आप पढ़ पा रहे हैं। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यह डिपेंड करता है कोशिका या अंग के कार्य करने के आधार पर। जो अंग जितना काम करेगा उसे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यह उसके कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। आगे बात समझ में। और ये आकृति व आकार में भी भिन्न होती हैं। तस्तरीनुमा बेलनाकार आकृति की होती है जो 1.0 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर लंबी होती है। वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर औसत व्यास की होती है। सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दोहरी झिल्ली मतलब डबल मेम्ब्रेन होगी, आउटर और इनर, जिसकी बाह्य झिल्ली या बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी अवकाशिका को दो स्पष्ट जलीय कक्षों, बाह्य कक्ष व भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस होता है। भीतरी कक्ष जो घने समांगी पदार्थ से भरा होता है, अधात्री, उसे क्या बोलते हैं बेटा, मैट्रिक्स बोला जाता है। अब यहाँ से देखो, बाह्य कला सूत्रकणिका की बाह्य सतत सीमा बनाती है, मतलब कंटिन्यूस लेयर बनाती है। अभी डायग्राम में आ जाएगा। इसकी आंतरिक इकाई अधात्री की तरफ अंतर्वलित होती है, मतलब बेटा इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। ये रही इस तरह से अंदर की ओर, इस तरह से प्रोजेक्शन बना रही है कौन, इनर मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। देखो जिसे क्रिस्टी, एक वचन क्रिस्टो कहते हैं। क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं और इसकी दोनों झिल्लियों में संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं। किससे संबंधित, रेस्पिरेशन से संबंधित, जो सूत्रकणिका के कार्य से संबंधित होते हैं। सूत्रकणिका का वायवीय श्वसन से संबंध है, बता दिया था आप लोगों को अभी, एरोबिक रेस्पिरेशन से। इनमें कोशिकीय ऊर्जा किसके रूप में, एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। इस कारण से सूत्रकणिका को कोशिका का, ये याद रखना, शक्ति ग्रह, एनर्जी या पावर हाउस। सूत्रकणिका के अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के अवकाश घटक मिलते हैं। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। बेटा इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बात करें कि आधे से ज़्यादा खुद का प्रोटीन वगैरह संश्लेषित करती है, क्योंकि इसमें खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है और प्रोटीन का संश्लेषण कर सकती है। अब इसकी संरचना की बात करते हैं। ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है जो आपको दिया हुआ है। देखो बेटा ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये बात करें तो इसमें ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है बाह्य झिल्ली। क्या है बेटा, ये बाह्य झिल्ली। अब ये अंदर दी हुई आंतरिक झिल्ली, इधर वाली, ठीक है, ये इन्होंने भीतरी झिल्ली दी, ठीक है। अब इसके अंदर ये इस तरह से आंतरिक झिल्ली अंदर की ओर क्या हो रही है, अंतर्वलित हो रही है, और ये क्या बना रही है, क्रिस्टे बना रही है। और इसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है वो है कौन सा, अधात्री मैट्रिक्स है। अंतर झिल्ली अवकाश, ये दोनों झिल्लियों के बीच का अवकाश, बाह्य व आंतरिक झिल्ली के बीच का अवकाश है। अब यहाँ पर ये वाला डायग्राम जो है उसमें पड़ा है, ये रहा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या मिलता है आप लोगों को बेटा, ये राइबोसोम मिलेंगे, ये रहे राइबोसोम। और राइबोसोम कौन से है बेटा, 70S राइबोसोम है। दो उप इकाइयाँ कौन कौन सी अभी हम पढ़ेंगे, 30 और 50S। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दोनों झिल्लियों के बीच का अवकाश। ये रही बाह्य झिल्ली और ये रही आंतरिक झिल्ली। इसमें खुद का डीएनए होता है, ये रहा आप लोगों को ये डीएनए दिख रहा है इसमें,
ठीक है, ये रहा जेनेटिक मटेरियल डीएनए। और बेटा इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर इस तरह के F1 पार्टिकल पाए जाते हैं, F1 F0 पार्टिकल आंतरिक झिल्ली पर, ये रहे F0 F1 प्रोटीन, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है टेनिस के रैकेट जैसी, क्लियर। तो ये है, और इस पर ये क्रिस्टें हैं, ये अंदर की ओर मुड़ रही है, तो ये क्या है बेटा, क्रिस्टें हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये एरोबिक रेस्पिरेशन से संबंधित है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है आप लोगों का लिंक रिएक्शन, तीसरा होता है क्रेब्स साइकिल, और चौथा है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन सा कहाँ कहाँ चलता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर दिया हुआ डायग्राम से सेलुलर रेस्पिरेशन से, ये सेल का डायग्राम है। इस सेल में से ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में एक वाला फर्स्ट वाला कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ये रहा, ये लिख रहा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलता है, तो हम क्या देख रहे हैं आप लोगों का, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोसोल है। साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस चलता है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस चलता है जिसमें जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं बेटा, 6 कार्बन, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारे फूड से। और 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब ये पायरुविक एसिड के पास में 2 काम है, या तो पायरुविक एसिड क्या कर दे बेटा, आप लोगों का एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर दे, या एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो ये किसमें है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखो एरोबिक रेस्पिरेशन करना है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, इनर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की। इस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में आएगा कौन, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड पहले क्या करेगा बेटा, आप लोगों का लिंक रिएक्शन करेगा। क्या करेगा बेटा, लिंक रिएक्शन करेगा। तो लिंक रिएक्शन करने से आप लोगों का यहाँ पर 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। एसिटाइल कोएंजाइम है मैट्रिक्स में आएगा, तो यहाँ पर 2 कार्बन और प्लस 4 कार्बन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, ये मिलकर यहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलाएंगे। क्रेब्स साइकिल चलाएंगे तो उस टाइम भी ATP बनेगा। ग्लाइकोलाइसिस होगा उस टाइम भी क्या बनेगा, ATP बनेगा। ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे आप लोगों का NADH ये भी बनेगा ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे। ATP के देन क्रेब्स साइकिल के टाइम पे भी आप लोगों का ये बनेगा NADH। तो बेटा ATP से तो हमें डायरेक्ट एनर्जी मिल जाएगी, इस टाइम भी ATP बनेगा। लेकिन हमें NAD और NADH दोनों NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में मिले और क्रेब्स साइकिल में मिले और लिंक रिएक्शन में मिले, उन्हें कहाँ भेजना पड़ेगा, ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, इनर मेम्ब्रेन में। ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो ETS चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन फंक्शन है NADH जो मिले हैं उन्हें ATP में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना बेटा, ATP में कन्वर्ट करना। और ये ATP हमारे किसके लिए काम आएंगे, एनर्जी के। और इस प्रोसेस में क्या निकलती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2 निकलती है, और वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकलता है। क्लियर। तो इस प्रोसेस में आप लोगों का यहाँ पर CO2 निकलती है, कहाँ पर निकल जाती है, यहाँ पर जब लिंक रिएक्शन आती है तो उसमें भी एक कार्बन हम बात करते हैं अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस में आप लोगों का रेस्पिरेशन प्रोसेस है, तो इसमें ऑक्सीजन का यूज़ किया जाएगा प्लस ग्लूकोज का यूज़ किया जाएगा, और CO2 को बाहर निकाला जाएगा। CO2 वापस से साइटोसोल में, साइटोसोल से ब्लड में, और ब्लड से कहाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर चली जाएगी आप लोगों का। क्लियर। जैसे हम बात करते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, हम अंदर तो लेते हैं ऑक्सीजन और बाहर निकालते हैं क्या, CO2, वो CO2 ये वाली है। तो यहाँ तक आप लोगों का देखो, ये फूड था और ये ऑक्सीजन थी जो कहाँ गई थी, सेल के अंदर। चलो यहाँ तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही है आप लोगों का। देखो इधर वापस से एक बार फिर समझा दूं कि हमारा ग्लाइकोलाइसिस हुआ था। क्या हुआ था बेटा, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलाइसिस में और पायरुवेट में हुआ था, और यहाँ पर 2 ATP बन गए थे। अब ये पायरुवेट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होगा या नहीं होगा। ऑक्सीजन के साथ में नहीं होता तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जिसमें लैक्टिक एसिड और एथेनॉल बनता है। तो लैक्टिक एसिड और एथेनॉल बनता है तो ये फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट हैं। हमारी जो मसल्स होती हैं वो भी क्या करती है बेटा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जब हम कई बार ऐसा काम कर लेते हैं जो नॉर्मल करती नहीं, जैसे कि जिम। आप एक दिन जिम चले जाओ, दूसरे दिन आप लोगों के हाथ पाँवों की जो मसल्स है उसमें पेन होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसमें जो मसल्स ने उन्होंने क्या किया है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से क्या बन गया है वहाँ पर, लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक एसिड आप लोगों को क्या करता है, थोड़ा सा पेन फील करवाता है। देन
अब ये ऑक्सीजन कहाँ चली गई बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चली गई, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ क्रेब्स साइकिल चलेगी और CO2 निकलेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा और ऑक्सीजन, देन यहाँ पर आप लोगों का ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो 36 से 34 ATP बनेंगे और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। यही प्रोसेस वापस यहाँ बताया गया है कि पायरुवेट में ऑक्सीजन ना जाकर लैक्टिक एसिड होगा तो एरोबिक, ये तो एरोबिक है और ये एनारोबिक है। सेम एज इट इज मैं अभी बता चुका हूँ आप लोगों को, पूरा प्रोसेस है। अब आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। नेक्स्ट सेल ऑर्गन, नेक्स्ट सेल ऑर्गन है अपना कौन सा बेटा, प्लास्टिड, जो प्लांट में ही प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, स्पेशली ग्रीन प्लांट में, मेसोफिल सेल में। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। हरे रंग का होगा तो क्लोरोप्लास्ट, एंड कोई कलर नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे, ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी, और वर्णी मतलब कलरफुल होता है। अब हरित लवक के बारे में पढ़ना है। यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती व तनों में पाया जाता है, स्पेशली हरों में। इसके अंदर हरे रंग का पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी की सहायता से पौधों में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और हरित लवक को पादप का क्या बोलते हैं, रसोई, पादप की रसोई भी कहा जाता है, किचन। नेक्स्ट जो NCERT की लाइन है वो है अपना प्लास्टिड के बारे में। किसके बारे में बेटा, लवक के बारे में। लवक सभी पादप कोशिकाओं में, कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि यूग्लिना में, यूग्लिना आप लोगों का प्रोटोजोवन से है, हमने ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा था आप लोगों का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई दे पड़ते हैं और इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलते हैं के कारण पौधों में भिन्न भिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, जैसे कि हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। फ्लावर में जो कलर आता है वो किसके कारण आता है आप लोगों का, बताओ भाई। फ्लावर जो कलरफुल होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, ठीक है। और हरित लवक आप लोगों का हरा रंग प्रोवाइड करता है। हरित लवक में पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है। वह कैरोटीनॉइड पिगमेंट वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। वर्णी लवकों में वसा, विलय, कैरोटीनॉइड वर्णक मिलता है। अब ये बोल रहा है कि हमारे ये जो वर्णी लवक हैं, वर्णी लवकों में भी आप लोगों का जो हम बात कर रहे हैं कि वसा, विलय, कैरोटीनॉइड होता है। कैरोटीनॉइड के अंदर कैरोटीन, ज़ैंथोफिल व अन्य दूसरे वर्णक मिलते हैं। अब पादपों में हम बात करें कि कलर आ रहा है, जैसे हल्दी का पीला रंग है, टमाटर का लाल रंग है। हल्दी का पीला रंग है ज़ैंथोफिल की वजह से, टमाटर का लाल रंग है लाइकोपिन की वजह से होता है। इसी के कारण पादपों में पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई देते हैं। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक जो कलर प्रोवाइड नहीं करते, आकृति व आकार में रंगहीन लवक होते हैं जिनमें खाद्य पदार्थ क्या होता है, संचित होता है। जैसे कि मंड लवक में मंड, जैसे कि मंड लवक में मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट संचित होती है। जैसे आलू, आलू में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तेल लवक मतलब आप लोगों का तेल व वसा तथा प्रोटीन लवक, प्रोटीन का भंडारण करते हैं। ये क्या होता है बेटा, अभी हमने बात करी आप लोगों का ल्यूकोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है। अब ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, जो हम बात करते हैं अवर्णी लवक, वो 3 प्रकार का होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को स्टोर करने के बेसिस पर। तो इन्होंने पहले बता दिया कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा है हमारा, मंड लवक, फैट के लिए कौन सा होता है आप लोगों का, तेल लवक, और प्रोटीन के लिए होता है प्रोटीन लवक। ये किसके टाइप थे आप लोगों के, अवर्णी लवक के। अवर्णी लवक के 3 टाइप थे, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें हरे पादपों में अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्ण मध्योतक मेसोफिल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक व फीते के आकार के अंगक होते हैं। ये हम एल्गी में पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट एल्गी में अलग अलग प्रकार का हरित लवक मिलता है, जो विभिन्न लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर व चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। इनकी संख्या भिन्न हो सकती है। नॉर्मली एक मेसोफिल में 20 से 40 होते हैं। जैसे कि प्रत्येक कोशिका में एक क्लेमाइडोमोनास या हरित लवक एक कोशिकीय है, जिसमें क्या है आप लोगों का 20 से 40 से प्रति कोशिका पर्ण मध्योतक में हो सकती हैं। पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं आप लोगों के यहाँ पर। सूत्रकणिका की तरह हरित लवक भी क्या है बेटा, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। उपरोक्त 2 में से इसकी भीतरी झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। मतलब बेटा यदि हम बात करें, बहुत लॉजिक है,
बाहर वाले को अधिक पारगम्य करना पड़ेगा और अंदर वाले को कम पारगम्य करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है ये देखो, भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। हमारा जो घर होता है, घर में बाहर की ओर बड़ा गेट होता है और अंदर वाला गेट क्या होता है, छोटा होता है। हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पिटिका या स्ट्रोमा कहते हैं। ये अंदर वाला पोर्शन है जो ये सब कुछ है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। पिटिका में चपटे चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जैसे थाइलेकोइड कहते हैं। बेटा ये रहे थाइलेकोइड, सिंगल को बनाते हैं तो ये थाइलेकोइड है। एक एक, जैसे कि 1-1 रुपए के सिक्के होते हैं, थाइलेकोइड होते हैं। थाइलेकोइड के सिक्कों के चट्टानों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे हम ग्रेना, एक वचन में ग्रेनम कहते हैं। जैसे कि ये रहा, इसको बोलता है पूरे ग्रेना। ये है बाह्य झिल्ली, ये है भीतरी झिल्ली और ये है ग्रेनम। थाइलेकोइड ये रहा सिंगल, और इसका जो पार्ट है वो क्या है, पिटिका पटलिका। दो ग्रेनम को जोड़ने वाला होता है पिटिका पटलिका, जिसको बोलते हैं क्या, फ्रैक्ट चैनल। अंतर ग्रेनम थाइलेकोइड कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकोइड को जोड़ती हैं, उसे क्या बोलते हैं, पिटिका पटलिका कहते हैं या फ्रैक्ट चैनल कहते हैं। थाइलेकोइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे रहती है, इसे अवकाशिका कहते हैं। थाइलेकोइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को, मतलब एक थाइलेकोइड को बनाओ तो इस तरह से होता है थाइलेकोइड। ये तो ये वाला पोर्शन है ना जो आप लोगों का, ये खाली स्पेस है इसके अंदर, और ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन होती है अंदर वाली और ये बाहर वाली, तो इसको बोलते हैं क्या, अवकाशिका। इस पोर्शन को बोलते हैं बेटा क्या, अवकाशिका। हरित लवक की पिटिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं, किसमें बेटा, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में आप लोगों का बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें क्या सिंथेसिस होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। खुद का यहाँ पर प्रोटीन भी मिलता है आप लोगों का, रुबिस्को एंजाइम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए अणु व राइबोसोम मिलते हैं। कौन से मिलते हैं, 70S मिलते हैं। हरित लवक थाइलेकोइड में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर बात कर रहा है हरित लवक थाइलेकोइड में उपस्थित होते हैं। हरित लवक यहाँ पर क्या बेटा आप लोगों का, कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है हरित लवक थाइलेकोइड में, यहाँ आना चाहिए पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल। हरित लवक में पाए जाने वाला राइबोसोम 70S और कोशिका द्रव्य में 80S से क्या होता है, छोटा होता है यहाँ पर। अब देखो ये डायग्राम मैं आपको बता दूं कि किस तरह से क्या कर रहा है। यहाँ पर ये लीफ है, लीफ के एक इतना सा पोर्शन लिया तो इसमें हमारी प्लांट सेल निकल के आ गई। इस प्लांट सेल में ये हमने क्लोरोप्लास्ट ले लिया। इस क्लोरोप्लास्ट में ये तो आउटर मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रोमा है, और इनके बीच में ये है इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। एक है थाइलेकोइड और ये स्ट्रोमा। ये देखो यहाँ पर ये थाइलेकोइड है, ये है स्ट्रोमा, और ये है ल्यूमेन, और ये है ग्रेनम। क्या बोलते हैं हम इसको, पूरे को ग्रेनम बोलते हैं, एक को ग्रेना बोलते हैं। अब यहाँ पर बेटा इसके अंदर ये पूरा किसका है, क्लोरोप्लास्ट का। इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण दो पार्ट में होता है, एक तो लाइट और एक डार्क। लाइट में आप लोगों को सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें भी दो स्टेज होती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ये सब कहाँ होते हैं बेटा, आप लोगों के लाइट की रिक्वायरमेंट कहाँ है, थाइलेकोइड में। देखो लाइट रिएक्शन कहाँ चल रही है, थाइलेकोइड में। और इस प्रोसेस में एटीपी और एनएडीपी बनते हैं। क्या बनते हैं, एटीपी और एनएडीपी बनते हैं। और ये एटीपी एनएडीपी कहाँ पर आप लोगों का केल्विन साइकिल चलती है, डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है बेटा, ये स्ट्रोमा में। इसमें किसका यूज होता है, CO2 का। स्ट्रोमा में चल रही है CO2 का जो होता है केल्विन साइकिल। इस प्रोसेस के दौरान आप लोगों का यहाँ पर क्या लिया था, एटीपी और एनएडीपी का यूज करते हुए। एटीपी और एनएडीपी का यूज करते हुए हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन रिलीज होती है इस प्रोसेस में। यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, किसमें, लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन के भी कौन से पार्ट में, नॉन साइक्लिक पार्ट में। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में क्या होता है, फोटोलाइसिस वाटर जल का अपघटन होता है। इस तरह से ये इस प्रोसेस में यहाँ तो एटीपी और एनएडीपी जो बने थे किसमें, लाइट रिएक्शन में, उनका यूज हो जाता है किसमें, कौन सी रिएक्शन में, केल्विन साइकिल में। इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, आपका पूरा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस वाला। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन होता है बेटा, रुबिस्को एंजाइम होता है जो ये CO2 को ट्रैप करता है। इस तरह से यहाँ पर आप लोगों का हमने पढ़ा किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। नेक्स्ट सेल ऑर्गन हम पढ़ते हैं, इसमें चलते हैं आगे। राइबोसोम। राइबोसोम बहुत
इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री जब आप 12th में पढ़ोगे, 12th में चैप्टर है आप लोगों का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो वहाँ पर ये राइबोसोम मॉलिक्यूल, जैसे कि ये है mRNA, इस पर राइबोसोम मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस किस लिए किए जाते हैं बेटा, इन जीन एक्सप्रेशन के लिए किए जाते हैं। जीन अपना काम कर रही है तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और वो इन्फॉर्मेशन आगे देगा। देखो, जॉर्ज पैलेट ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिका में संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा। किसने देखा? जॉर्ज पैलेट ने। कब देखा? 1953 में। राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने और किसी भी झिल्ली से घिरे हुए नहीं रहते। मतलब ये क्या है, आप लोगों का मेम्ब्रेन लेस है। दो मॉलिक्यूल आएंगे, आप दो अंग है यहाँ पर, एक तो है राइबोसोम और दूसरा है तारक है, जिसमें आप लोगों के क्या है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम में दो उपिकाइयाँ, बड़ी व छोटी उपिकाई होती हैं। तो देखो यहाँ पर इस तरह से ये है, ये बड़ी वाली यूनिट है और ये छोटी वाली यूनिट है। तो ये बड़ी वाली उपिकाई और ये छोटी वाली उपिकाई। यहाँ पर एस स्वेडबर्ग इकाई या अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। स्वेडबर्ग या अवसादन गुणांक का मतलब क्या है, हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन, नीचे बैठने वाले गुण की बात करते हैं यहाँ पर। यह अपरोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। कौन? सेडिमेंटेशन वाला पॉइंट है। दोनों 70S और 80S राइबोसोम दो इकाइयों से बने होते हैं। 70S में कौन कौन सी होती है आप लोगों का, बात करें 30 एंड देन 50, और 80S में कौन कौन सी होती है बेटा, 60 एंड 40। एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है, आप लोग इतना ही अंडरस्टैंड करो अभी तो। नेक्स्ट पॉइंट है अपना साइटोस्केलेटन या साइटोपंजर। कोशिका द्रव्य में आप लोगों के फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सूक्ष्म नलिकाएं बिखरे हुए रहती हैं। तो ये इनको हम बोलते हैं क्या, आप लोगों का साइटोपंजर। कोशिका कंकाल, जैसे हमारी बॉडी का कंकाल क्या है बेटा, बॉन्स हमारी बॉडी को क्या करती है, एक शेप प्रोवाइड करती है। उसी तरह से साइटोपंजर भी क्या करता है, इसको शेप प्रोवाइड करता है। पढ़ते देखो, प्रोटीन, विस्तृत जालिका व तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलते हैं साइटोपंजर कहलाते हैं। कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर विभिन्न कार्य जैसे कि यांत्रिक सहायता, गति व कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी होता है। इसका डायग्राम देखो कैसा होता है, बता दो आप लोगों को। इस तरह साइटोस्केलेटन की बात करते हैं तो ये है बेटा सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन और ये रही इधर वाली भी सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर वाला ये साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में इस तरह से ये बिखरे हुए हैं सेल ऑर्गेनल्स हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि द साइटोस्केलेटन में ये वाला है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ग्रीन कलर वाला क्या है बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स का है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। ब्लू वाला क्या है बेटा, इंटरमीडिएट फिलामेंट है। इंटरमीडिएट फिलामेंट देख रहे हैं आप लोगों के, ये मेम्ब्रेन से कनेक्ट होकर एक दूसरे सेल ऑर्गन से जा रहे हैं। और पर्पल कलर वाला क्या है बेटा, माइक्रोफिलामेंट, जो एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है। तो इस तरह से ये क्या है, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो बॉन्स है वो एक शेप दे रही है पर्टिकुलर, उसी तरह से यहाँ पर ये क्या है आप लोगों का साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट अब कंटिन्यू करते हैं, पक्षमाभ, कशाभिका, सीलिया एंड फ्लेजिला। सीलिया एंड फ्लेजिला बात करते हैं कि सीलिया संख्या में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं और फ्लेजिला नंबर में कम होते हैं, लेकिन अब इनकी संरचना है जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर सेम होती है। देखो पढ़ते हैं, कशाभिकाएं एक वचन जिसको हम बोलते हैं पक्षमाभ, पक्षमाभिकाएं एक वचन जिसे बोलते हैं पक्षमाभ, कशाभिकाएं एक वचन जिसे बोलते हैं कशाभिका। रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि, मतलब बाहर की ओर मिलती हैं। पक्षमाभ एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है। चप्पू क्या होते हैं, जो नाव चलाने में हेल्पफुल होते हैं, जो कोशिका को या उसके चारों ओर तरफ मिलने वाले द्रव की गति में सहायक होती है। कशाभिका अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका की गति में सहायक है। प्रोकैरियोट जीवाणु में पाए जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कोशिका से काफ़ी भिन्न होती हैं। यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें आप लोगों का 9+2 अरेंजमेंट होता है और जो प्रोकैरियोट है उसमें एक फ्लैजेलिन प्रोटीन होता है। तो 9+2 वाला वहाँ पर अरेंजमेंट एब्सेंट होता है, किसमें, प्रोकैरियोट के फ्लैजिला में। अब देखो, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पक्षमाभ व कशाभिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं और इनके कोर को अक्षसूत्र कहते हैं, एक्सोनिमा, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है। अभी बात करेंगे बेटा इसकी, जो लंबे अक्ष के समानांतर स्थित होती हैं। अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिकाएं मिलती हैं। क्या मिलती है बेटा, एक जोड़ा सूक्ष्म नलिकाएं, और 9 दिक अरीय परिधि की और व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। सेंटर में मिलेंगी 2 और 9 का मिलेगी आजू बाजू में।
अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि ये इस तरह से जुड़े होंगे केंद्र वाले तो। और परिधि पर कितने होंगे? यहां पर हम बात करेंगे 9 होंगे। जो परिधीय द्विक प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा, मतलब ये परिधि वाले इस तरह से हैं, तो परिधि वाले भी इससे इस तरह से कनेक्ट होते हैं, यहाँ से यूँ कनेक्ट होते हैं, ये होते हैं अरीय दंड। इस प्रकार 9 अरीय तान या छड़ें बनती हैं, परिधि द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और दोनों पक्षमाप व कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसे आधारीय काय कहते हैं, मतलब बेसल बॉडी कहते हैं। अब यहाँ बोल रहे हैं कि दोनों पक्षमाप व कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना, तारक केंद्र जो है एक सेल ऑर्गन भी है, तो तारक केंद्र के अकॉर्डिंग क्यों बोला? तारक केंद्र में 9+0 अरेंजमेंट होता है और बेसल बॉडी में भी यहाँ पर 9+0 अरेंजमेंट होता है, मतलब सेंटर वाला पोर्शन नहीं होता। देखो इधर इनके डायग्राम कैसे होते हैं। यदि ये हम बात करें कि सेल के अंदर ये फ्लैजिला इस तरह से था, सेल के अंदर फ्लैजिला इस तरह से था और ये मेम्ब्रेन फ्लैजिला बना रहा है, तो यहाँ पर ये तो है हुक, ये वाला पोर्शन है बेसल बॉडी, देन ये इस तरह से बाहर वाला पोर्शन। अब इस पोर्शन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे के पूरे तंतु इस तरह से जा रहे हैं और इसका ट्रांसफर सेक्शन कट कर रहे हैं और सेंटर में जा रहे हैं 2, 1 और 2। तो इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करने पर आप लोगों को ये इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। सेंटर में तो होंगे 2 इस तरह से और 9 का हो गए पेरीफेरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यही देखो आप लोगों को यहाँ मिलेगा। और ये 9 भी किससे होते हैं बेटा? द्विलक, मतलब इसमें 2 होते हैं, ए और बी। जैसे बात करें कि ये ए और ये बी है, क्लियर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाला क्या था? 9। इस तरह से 9 हो गए और 1 और 2 ये सेंटर में हो गए और ये इस तरह से ये अरीय दंड से इस ब्रिज से इसकी जो वॉल है उससे क्या हो रहे हैं? कनेक्ट हो रहे हैं, क्लियर? तो ये लिखा केंद्रीय सूक्ष्म नलिका 1 और 2, परिधीय सूक्ष्म नलिका है पूरी कितनी है? 9 और ये है जीव द्रव्य, क्या है? ये वाली ग्रीन वाली क्या है? जीव द्रव्य झिल्ली इसके ऊपर। अब ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये इस तरह से कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्ट हो रहे हैं किसके द्वारा? आंतरिक द्विक सेतु के द्वारा, और ये भी कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से ब्रिज के द्वारा, सेतु के द्वारा। और ये अरीय दंड से कनेक्ट होते हैं सेंटर वाले से, ये क्या है? केंद्रीय आच्छद से ही कनेक्ट होते हैं। तो ये क्या है? ट्रांसफर सेक्शन किसका है बेटा? किसका है ये ट्रांसफर सेक्शन? आप लोगों का कशाभिका का ट्रांसफर सेक्शन है, मतलब फ्लैजिला का। साइटोस्केलेटन हमने पढ़ लिया। अब ये वापस से ये देखो सीलियन फ्लैजिला, यदि ये पोर्शन है वापस से बेसल बॉडी, ये रहा बेसल बॉडी वाला पोर्शन और ये वाला हुक और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो इसमें 1 2 तो ये रहे सेंटर में, तो आपको और ज़्यादा दिख रहा होगा, ये रहा 1 और ये रहा, बाकी क्या है? 9 है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेंटर में ये रहा 1 और 2 और ये इस तरह से सेंट्रल एक्सिस रेडियल स्पोक है। और इसमें डायनिन की आर्म्स होती हैं जो क्या करती हैं? एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ, चलते हैं आगे। देखो इधर, अब नेक्स्ट सेल ऑर्गन है बेटा तारक काय, सेंट्रियोल। तो ये स्पेशली किस में प्रेजेंट होता है? आप लोगों का एनिमल्स में। प्लांट्स में क्या होता है? एब्सेंट होता है। देखो इधर तारक काय, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। तारक काय वह अंगक है जो 2 बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। तारक काय क्या है बेटा? 2 बेलनाकार संरचनाएं, कौन सी? तारक केंद्र से मिलकर बना होता है और ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर प्रेजेंट होती हैं। यह अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे से के लंबवत स्थित होते हैं, जिसमें प्रत्येक की संरचना कैसी होती है? बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती हैं। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलिन सूत्रों से बने होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 9 होते हैं। कौन होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन। देखो इधर, प्रत्येक परिधीय सूत्र एक त्रिक मतलब A B C 3 होगा, 1 2 3 A B एंड C। पास के त्रिक में
जुड़े होते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जैसे सेंट्रल हब या दूरी कहा जाता है। और यह परिधीय त्रिक से नलिका से प्रोटीन से बनी अरीय दंड से जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पक्षमाप व कशाभिका का आधार ये काय बनाते हैं। तारक केंद्र क्या बना रहा है बेटा? तारक केंद्र पक्षमाप व कशाभिका का बेसल बॉडी बनाता है और तर्कु तंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तर्कोपूरण बनाते हैं। पादप कोशिका जो विभाजित होती है तो उसमें ये तर्कु तंतु उपकरण बनाता है। अब देखो, ये एक तो इस तरह से तारक केंद्र, दूसरा इस तरह से तारक केंद्र, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका ये वाला एंड जो होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, और ये वाला और दूर वाला होता है उसको बोलते हैं डिस्टल एंड। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टल अपेंडिज। अब हम बात करें कि ये आप लोगों का इसका ट्रांसफर सेक्शन कट किया जाए। ट्रांसफर सेक्शन कट किया जाए तो इसमें देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से त्रिक, लेकिन पूरे 9 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये सेंट्रल वाला आप लोगों का सेंट्रल हब होता है, और ये रेडियल स्पोक से कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, और ये क्या है? ट्रिपलेट ABC। इस तरह से ये किसका ट्रांसफर सेक्शन है? आप लोगों का तारक काय का, जिसमें 2 तारक केंद्र उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गन पढ़ते हैं। देखो इधर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। देखो इसे हम कोशिका क्या बोलते हैं? नियंत्रक भी बोलते हैं। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी 1831 में, से पूर्व की थी। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ को क्षारीय रंग से अभिरंजित हो जाता है, उसे क्या नाम दिया? क्रोमेटिन नाम दिया। और क्रोमेटिन किसका बना होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पर हम बात करेंगे क्या बोलते हैं, आरएनए भी प्रेजेंट होता है उसके अंदर। अब हमको बात करें कौन से स्टेज में, जब सेल साइकिल की बात करते हैं तो उसमें इंटरफेज आती है। तो इंटरफेज स्टेज की बात कर रहा है। अंतरकला अवस्था केंद्रक कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो, ऐसी कोशिका जिसका विभाजन नहीं हो रहा उसका केंद्रक ही हमें दिखाई देगा। अत्यधिक फैली हुई विस्तृत केंद्रीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, और केंद्रीय अधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती है जिसे हम बोलते हैं क्या? केंद्रिका बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया कि केंद्रक आवरण 2 समानांतर झिल्लियों से बना होता है जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है। अभी तक हम माइक्रोमीटर पढ़ रहे थे, यहाँ पर क्या आ गया? 10 से 50 नैनोमीटर, जिसे परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव व कोशिका द्रव के बीच अवरोध का काम करता है। बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतःप्रदेवी झिल्लिका से सतत रूप से जुड़ी होती है और इस पर राइबोसोम भी जुड़े होते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनाने के कारण विच्छिन्न हो जाता है और यह छिद्र केंद्रक का आवरण की दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है, और इन छिद्रों से होकर क्या बेटा? इन छिद्रों से होकर ही आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य व कोशिका द्रव्य से केंद्रक में क्या होते हैं? आ जा सकते हैं। साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित हो जाती है, जैसे कि पैरामीशियम में 2 केंद्रक मिलते हैं। क्या आप कुछ जीवों का नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिका में एक से अधिक, जिसे बता ही दिया। कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, जैसे कि हमारी आरबीसी की बात करें। स्तनधारी जीवों की रक्ताणु व संवहनी पात्रों की चालनी नलिका सिव ट्यूब्स में। क्या तुम जानते हो कि ये कोशिकाएं जीवित हैं? हाँ। केंद्रीय अधात्री या केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका क्रोमेटिन मिलता है, गोलाकार केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रकी अधात्री में केंद्रक द्रव्य पूरा एक जो केंद्रक द्रव्य है, ये वाला तो आप लोगों का केंद्रक द्रव्य हो गया। इसमें ये रही आप लोगों की केंद्रिका, और ये रहे केंद्रक छिद्र, और ये केंद्रक झिल्लियां। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसमें। केंद्रक झिल्ली रहित वह संरचना जिसका द्रव्य केंद्रक सतत संपर्क में रहता है, सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल है। मतलब केंद्रिका या न्यूक्लियोलस में किसका संश्लेषण होता है? राइबोसोम का। जो अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है उसमें बड़े व अनेक केंद्रक मिलते हैं। जिस कोशिका की बात कर रहे हैं जो अत्यधिक रूप से क्या करती है? प्रोटीन संश्लेषण करेगी, तो उसको राइबोसोम भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। अब इस डायग्राम को और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखो ये रहा आप लोगों का क्या है? न्यूक्लियस।
अब ये संरचना इस तरह से कंटिन्यू नहीं हो रही, डिसकंटिन्यू, और तो ये रहे न्यूक्लियर पोर, ये वाली स्ट्रक्चर को न्यूक्लियर पोर बोला गया है। और इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूस हो रही है, तो ये रहा न्यूक्लियस पोर, न्यूक्लियस छिद्र, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप, और इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस केंद्रिका, और ये इसका न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है आप लोगों का, क्रोमेटिन, और ये इससे कंटिन्यू हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस पर लगे हुए हैं क्या, राइबोसोम। इस तरह से ये न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आप लोगों का। अब यहाँ क्रोमोसोम के बारे में बोला गया है, ज़्यादा तो डिटेल में नहीं है लेकिन फिर भी बात करते हैं। आप याद करेंगे कि अंतरावस्था कौन सी बात कर रहा है, ये इंटरफेज। केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, और इस अवस्थाओं में वह विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमेटिन में डीएनए व कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलते हैं जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, और हिस्टोन यहाँ ऑक्टामर बनाता है। यहाँ पर 5 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4। कौन कौन से होते हैं बेटा, H1, H2A, H2B, H3 देन H4। इसके अतिरिक्त इसमें इतर स्टोन आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्र जो 23 जोड़े में बिखरा हुआ रहता है। आप गुणसूत्र में डीएनए का संविष्टन पैकेजिंग कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12 में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में ही दिखाई देते हैं, जो कोशिका विभाजित हो रही है तब दिखाई देंगे। कब दिखाई देंगे, जब भी ये आप लोगों का सेल साइकिल में हम बात करेंगे एम फेज में दिखाई देंगे। जब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज आ रहे होगी तब गुणसूत्र दिखाई देंगे, अदरवाइज आप लोगों का क्रोमेटिन ही दिखाई देगा। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, ये रहा, जिसे गुणसूत्र या सेंट्रोमियर भी कहते हैं। इस बिंब की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं, ये प्रोटीन काइनेटोकोर। अब देखो, तारककाएं गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्रों को एक बिंदु पर पकड़कर रखना, और गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। मध्य केंद्रीय मेटासेंट्रिक गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है, ये वाला डायग्राम, ये रहा गुणसूत्र बिंदु यहाँ पर है, ये वाली आम और ये वाली आम, ये वाली आम और ये वाली आम बिल्कुल क्या है, इधर इधर बराबर है। तो ये होता है आप लोगों का कौन सा, मेटासेंट्रिक। अब थोड़ा दूर चला जाए, दोनों भुजाओं के बराबर लंबाई में होता है, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक उपकेंद्रिक, सब मेटासेंट्रिक में गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर के मध्य से हटकर इसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी व दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। देखो इधर थोड़ा, ये यहाँ था, थोड़ा ऊपर खिसक गया, तो ये तो हो गई छोटी और ये क्या हो गई, बड़ी, तो इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी व एक भुजा बहुत बड़ी हो जाती है। देखो ये वाली तो बहुत छोटी हो गई और ये वाली बहुत बड़ी हो गई। लास्ट वाली फिब्रोसेंट्रिक अंत केंद्रीय गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष पर उपस्थित होता है, बिल्कुल शीर्ष पर आ गया, तो ये क्या हो गई, बिल्कुल छोटी भुजा हो गई। ये तो ऊपर वाली तो बिल्कुल छोटी हो गई और नीचे वाली इस तरह से होगी। और इंग्लिश में देखो इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, पहला पढ़ा था मेटासेंट्रिक, दूसरा पढ़ा हम लोगों ने सब मेटासेंट्रिक। दूसरा कौन सा पढ़ा है बेटा, सब मेटा, देखो इधर पहला पढ़ा है मेटासेंट्रिक, दूसरा पढ़ा है सब मेटासेंट्रिक, फिर हमने पढ़ा एक्रोसेंट्रिक, और एक पढ़ा हमने लास्ट वाला टिलोसेंट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और कौन सा हो गया आप लोगों का, टिलोसेंट्रिक। इस तरह से ये क्रोमोसोम की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, जिसमें सैटेलाइट कंस्ट्रक्शन भी मिलता है आप लोगों का। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्रोमोसोम के बारे में ही पढ़ लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो यहाँ पर ये क्रोमोसोम इस तरह से बनते हैं, ये है आप लोगों की सेल के अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम इस तरह से मिलते हैं। और क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर अंदर से देखोगे तो ये डीएनए है और ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर, इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। इस तरह से इसमें जीन होते हैं। वापस से देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है क्रोमेटिन फाइबर इस तरह, यदि ये हिस्टोन ऑक्टामर इस तरह से है और डीएनए इसको इस तरह से रैप करता है इस तरह से, तो ये एक न्यूक्लियोसोम है बेटा, ये रहा एक न्यूक्लियोसोम। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर बनाते हैं क्या आप लोगों का डबल हेलिक्स डीएनए से मिलकर इस तरह से। ये डीएनए
न्यूक्लियोसोम, और इस तरह से ये पूरा क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। लास्ट इसमें आप लोगों का है सुषुम्नाएं, माइक्रो बॉडीज। एनसीईआरटी में तो बस 2 लाइनें दी हुई हैं, वो पढ़ लेते हैं। बहुत सारी झिल्लियां, आवृत सूक्ष्म थैलियां जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, पौधे व जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखो इसमें एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली है कौन सी? स्फीरोसोम, जिसे हम इलियोसोम भी कहते हैं। स्फीरोसोम मात्र पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बेटा? ये प्लांट सेल में पाई जाती है। यह पादपों में लिपिड संचय व संश्लेषण के प्रमुख स्थल है। कौन? स्फीरोसोम। इलियोसोम अपने आप, ओलियोसोम अपने आप में लिपिड का नाम होता है। स्फीरोसोम में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, अतः इसमें लाइसोसोम के समान क्रियाएं होती हैं, अतः पादप लाइसोसोम कहा जाता है। और हमने देखा भी था कि प्लांट में तो सेल में लाइसोसोम बड़ा होता है, और पादप में प्लांट की बात करें तो उसमें छोटा होता है, और जंतु कोशिकाओं में बड़ा होता है। इसका निर्माण कौन करता है? SER, चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका द्वारा संपन्न होता है। इनकी प्रचुर मात्रा तेलीय बीजों के भ्रूणपोष में प्रेक्षित होती है। ऑब्वियसली किसमें मिलेगी? तेलीय बीजों वाले। ऐसे सीड जिसमें क्या होता है? फैट होता है, जैसे कि आप लोगों का ग्राउंडनट, मूंगफली में, सोयाबीन में। यह जंतु में पेरोक्साइड व उपापचय से संबंधित होते हैं। कौन? पेरोक्सिसोम। नाम पता चल रहा है पेरोक्सिसोम किससे है? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है? H2O। कैटेलेज, यहां से क्वेश्चन आया था बेटा आप लोगों का नीट में। कैटेलेज H2O को जल व ऑक्सीजन में अपघटित करता है। H2O2 को किस में तोड़ेगा? वाटर और ऑक्सीजन में। कौन? कैटेलेज एंजाइम। पादपों में हरित ऊतकों की कोशिकाओं में पेरोक्सिसोम पाए जाते हैं, पेरोक्सिसोम पाए जाते हैं, और ये प्रकाश श्वसन ग्लाइकोलेट पाथवे में संबंधित होता है। हम पढ़ेंगे प्रकाश श्वसन भी पाथों में। पादप कोशिकाओं में पेरोक्सिसोम वसीय बीजों के बीटा ऑक्सीकरण से संबंधित होते हैं। ये किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो लास्ट आप लोगों का ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम क्या होता है भाई? एक और माइक्रोबॉडीज है जो मात्र कहाँ पाई जाती हैं? पादपों में, विशेषकर वशीय बीजों में, रंध्रों की रक्षक कोशिकाओं में व अपरिपक्व फलों में पाई जाती है। कौन? ग्लाइऑक्सिसोम। पेरोक्सिसोम की बात करें तो वही आप लोगों का दोनों में मिलता है। किसमें? प्लांट में और एनिमल में। बाकी स्फीरोसोम और ग्लाइऑक्सिसोम किसमें? ओनली प्लांट में। ग्लाइऑक्सिसोम तेल युक्त बीजों, अरंडी के बीज, मूंगफली के बीज आदि ईस्ट कोशिकाओं, द्वार कोशिकाओं में पाया जाता है। ग्लाइऑक्सिसोम अत्यधिक विशिष्ट पेरोक्सिसोम हैं माने जाते हैं। मतलब एक तरह से हाईली स्पेसिफिक बात करें तो क्या है? ये पेरोक्सिसोम है। ग्लाइऑक्सिलेट एसिडिक चक्र ग्लाइऑक्सिसोम में संपन्न होता है। यह चक्र वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस जंतुओं में यह परिवर्तन संभव नहीं होता, क्योंकि इनमें क्या? ग्लाइऑक्सिलेट एंजाइम नहीं है। तो आप लोगों का क्या नहीं होगा भाई? यह वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, केवल प्लांट में ही हो सकता है, एनिमल में नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लाइऑक्सिलेट एंजाइम वहाँ पर नहीं है। तो ये कंप्लीट हुआ अपना सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर। नेक्स्ट अपन अब लेके आएंगे आप लोगों का कोशिका विभाजन। इसमें जो भी डाउट है आप मुझे वहाँ बता सकते हैं, कहाँ पर? कमेंट करके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।